अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। बड़ा ही खूबसूरत और मुबारक दिन है आज का। आगाज़ में निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईदें रब्बीउल अव्वल सिवाय इबलीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। रब्बीउल अव्वल का पुरनूर महीना शुरू हो चुका है, हर तरफ खुशियों की बहारें हैं। वो अजीम महीना जब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, कायनात में जहालत और कुफ्र के साथ साथ जुल्म के अंधेरे ख़त्म हुए और ऐसा नूर आया जो आज तक जगमगा रहा है और क़यामत तक जगमगाता रहेगा। यकीनन आज दुनिया भर में मौजूद इस माह मुबारक की आमद पर खुशियां मनाने वाला हर इंसान ही खुशनसीब है। ये महीना बरक़ात के एतबार से अफजल है। इस माह रब्बीउल अव्वल की बदौलत इंसान का मुर्दा दिल फिर से ताजगी पाने लगा। इंसानों को इंसानियत के सही और हकीकी मफहूम से अमली आशनाई होने लगी। हर किस्म की खुराफात और बेबुनियाद रस्म व रिवाज की बंदिशों में जकड़े हुए इंसान ने आज़ाद होकर अपने मकासद ज़िंदगी और वजह तख्लीकात को समझा, अपने माबूद हकीकी को जाना। हर एक मुसलमान की मुकम्मल ज़िंदगी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीती जागती तस्वीर होनी चाहिए। अल्लाह पाक इस माह रब्बीउल अव्वल के सदके पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात से निकाले, आमीन। बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ इसी बाबरकत महीने के जिक्र से करें। हमने वो किया और अब बात करेंगे कि मौसम कैसा है। मुल्क भर में इस वक्त आपको पता है कि मानसून का सिस्टम दाखिल है और मुसलसल बारिश हो रही है। खासकर अगर लाहौर की बात करें, मुसलसल 3 दिन हो चुके हैं, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हो रही है। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान अब भी बताया जा रहा है और जिसके बायस अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खतरा बताया जा रहा है। अर्बन फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग से मुतालिक इंतजामिया ने तमाम महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है और तेज बारिशों और आंधी के दौरान कच्चे मकानात, बिजली के खंभे, दीवारें और बिलबोर्ड्स को नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा बताया जा रहा है। शहरियों और मुसाफिरों को एहतियात बरतने और मौसमी हालात से बाखबर रहने की हिदायत की गई है। पीडीएमए के मुताबिक 27 अगस्त तक पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे तक की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है और दरियाए झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और उनसे मुल्हिका नदी नालों में तूफ़ान की सूरत हाल है। इस पर हमने बात करनी है। जी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं इरफान अली काठिया साहब, DGPJ। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी इरफान साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये सूरत हाल के हवाले से बताइएगा आगाज़ में ही कि ये जो 8वां स्पेल है, इसके तहत शदीद बारिशें भी हो रही हैं, कई जगहों पर मुसलसल बारिश हो रही है, ख़ासतौर पर अगर लाहौर का भी जिक्र करें। अभी दरियाओं की क्या सूरत हाल है, किस दरिया में कितना पानी है और ये जो पानी है या पानी की जो सतह बुलंद हुई है, ये बारिशों का पानी है या फिर वो पानी है जो भारत की तरफ से छोड़ा गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, इस वक्त हमारे जितने भी दरिया हैं सिवाय दरियाए झेलम के, बाकी सब में पानी का जो बहाव है वो काफी बढ़ा हुआ है और खास तौर पे हमें जो इस वक्त प्रॉब्लम पेश आ रही है वो दरियाए सतलुज में है। और इसकी वजह यही है कि पिछले 3 से 4 दिन लगातार बारिश हमारी जो अपर कैचमेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश और इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिशें होने की वजह से, और ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद जो डैम्स हैं जिसमें पोंग डैम और भाखड़ा डैम है वो ऑलरेडी अपनी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको अटेन तकरीबन कर चुके हैं, तो जिसकी वजह से अब वहाँ से काफी सारे डिस्चार्जेस आ रहे हैं। और रात तो हमारा हाई टू वेरी हाई फ्लड की सिचुएशन थी और हम तकरीबन 1,95,000 क्यूसेक गंडा सिंह पे पाकिस्तान की बाउंड्री में हमें इंडियन साइड से ये पानी रिसीव हुआ। और इस वक्त कसूर, उकाड़ा, पाकपतन और इसी तरह डाउन द लेन जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके फ्लड प्लेन के अंदर तुगयानी जरूर है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि इस वक्त दरियाए रावी में भी जस्सर के मुकाम पे जहां हमारे पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है वहां पे पानी का बहाव बढ़ा हुआ है और हम निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। और यही वजह है कि लाहौर के करीब शादरा पे भी पानी का बहाव कल 20-21 हजार से आज 40-42 हजार पे ऑलमोस्ट डबल हो चुका हुआ है और अभी मजीद इसके बढ़ने का खदशा है। और इसी तरह हमें जो चनाब है, क्योंकि ऊपर जम्मू कश्मीर में और ऊपर बारिशें ज्यादा हो रही हैं तो जिसकी वजह से जितने भी मुल्हिका नदी नाले हैं जिसमें ये सियालकोट नारोवाल के नाले हों या फिर अल्टीमेटली फिर इन्होंने अप स्ट्रीम मराला आके मिलना है, तो यहाँ पे भी दरियाए चनाब में भी इस वक्त निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब उसका हमें सामना है। और इसी तरह इंडस में क्योंकि तरबेला डैम हमारा अपना जो है वो ऑलरेडी 100% भर चुका हुआ है तो वहां से कंट्रोल डिस्चार्जेस हो रहे हैं जिसकी वजह से दरियाए सिंध में भी हमें
पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से लगातार वो दरमियाने दर्जे का सैलाब का सामना है। लेकिन अब इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस पे हमने ऑलरेडी तमाम फ्लड प्लेन से जितनी भी एवैक्यूएशन थी उनको मुमकिन बनाया, लोगों को महफूज मुकामात तक पहुंचाया और उनको जो गवर्नमेंट सपोर्ट है उसको इंश्योर किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ तमाम एवैक्यूएशन बड़ी पीसफुली और सेफली वो हो गई हैं, किसी किस्म का कोई जानी नुकसान वो नहीं है। लेकिन क्योंकि ये 2 से 3 दिन अभी मजीद अगले 72 घंटे हमारे ओवरऑल मौसमी शिद्दत को देखते हुए बड़े इंपॉर्टेंट है, और ना सिर्फ ये दरियाई जो सैलाब का हमें सामना है, हमें अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। जैसे आपने बात की कि लाहौर में पिछले ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन से बारिश हो रही है। इसी तरह टोटल ये जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट ऑफ पंजाब है जिसमें पिंडी डिवीजन, गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर डिवीजन है, इन तमाम में बारिशों का सिलसिला इसी तरह है। कसूर में कल से 16 घंटे से बारिश हो रही है, नारोवाल में 130 मिलीमीटर बारिश हुई। तो इसमें साथ साथ हम अर्बन फ्लडिंग के चैलेंज को भी निपटने के लिए पूरी तरह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन को इंश्योर कर लिया है। टोटल मशीनरी एंड पैराफर्नीलिया दे आर इन द फील्ड और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो इरफान साहब ये भी बताइएगा कि पिछले 24 घंटे में बताया गया है कि 2 बार राब्ता किया गया है भारत की जानिब से और इंतबाह किया गया है। बताया ही जा रहा है कि सिफारती सतह पर हुआ है और इंडस वाटर कमिश्नर की जानिब से नहीं बताया गया है कि कहाँ से लाभ आ रहा है। इतवार के रोज बताया गया था कि चिनाब के हवाले से अपडेट दी गई थी और पीर के रोज बताया जा रहा है कि सतलुज के हवाले से अपडेट है। इस हवाले से क्या तस्दीक करें? जी बिल्कुल, ये दोनों दफा जो है हमें ये राब्ता हुआ और ऑफिशियल चैनल से पहले दरियाए तवी जो है जो ऊपर जम्मू कश्मीर से आता है उसमें तुगयानी का जो इंटीमेशन थी संडे को वो दी गई, और इसी तरह फिर सतलुज से रिलेटेड भी हाई फ्लड की वार्निंग दी गई और उस वार्निंग के पेश नजर फिर हमने अपनी तैयारियों को मजीद फंक्शनलाइज किया चीजों को। ठीक है। अच्छा काठिया साहब, सतलुज में जो कई मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए हैं, बस्तियां ज़ेरे आब आई हैं, कौन कौन सी ऐसी बस्तियां हैं जो ज़ेरे आब आई हैं और क्या पहले से अलर्ट्स थे और लोगों को वहां से निकाल लिया गया था? जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब भी कह रही हैं कि ऑर्डर्स कर दिए गए उनकी जानिब से कि जो जो सैलाबी रले की जद में आती हों बस्तियां या फिर इलाके वहां से उन लोगों को खाली करवा लिया जाए उन इलाकों को और लोगों की नकल मकानी को मुमकिन बनाया जाए। जी बिल्कुल, अब यहाँ ना थोड़ा एक पॉइंट समझने की जरूरत है कि फ्लड प्लेन के अंदर बहुत सारी बस्तियां हमारी आबाद हैं और ये वो अदरवाइज इलाका है कि जो अदरवाइज पानी के गुजरने की गुजरगाह है और यहाँ लोगों ने फसलें काश्त की हुई हैं और इन फसलों को बचाने के लिए प्राइवेटली छोटे बंद भी बनाए हुए हैं। अच्छा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 5 दरियाओं पे जो पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के हमारे एम्बैंकमेंट्स हैं, किसी एक एम्बैंकमेंट में भी किसी एक जगह पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ये सारे वो बंद हैं जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपनी जमीनों को या फसलों को बचाने के लिए बनाए हुए हैं। लेकिन जब भी पानी ने फ्लो ने आना है, ये दरिया का बेल्ट है और दरिया ने अपना और पानी ने अपना रास्ता खुद इख्तियार करना है। तो ये जो छोटे मोटे बाज़ मीडिया में चल रहे हैं कि जी बंद टूट गए, ये तमाम वो बंद हैं जिनका गवर्नमेंट की एम्बैंकमेंट से और लोगों की सेफ्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारे लोगों की फसलों को बचाने के लिए उन्होंने बनाए हुए हैं। कल आरफ वाला में इस तरह का हुआ, इसी तरीके से बहावल नगर में, पाकपतन में इस तरह के बंद छोटे मोटे तो लोगों ने फ्लड प्लेन में बनाए हुए थे, वो टूटे, लेकिन उससे किसी किस्म का कोई जानी नुकसान का वो खदशा नहीं है। ये क्योंकि फ्लड प्लेन है और लोगों ने फसलें लगाई हुई हैं तो फसलों में पानी जरूर आया हुआ है। बिल्कुल ठीक। और इरफान साहब, जो पीडीएम में पंजाब की जानिब से किस किस्म के अलर्ट जारी किए गए हैं लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त तमाम जो दरियाओं पे जिस तरह की भी पानी की सूरत हाल है, हम आपके चैनल के तवज्जुह से और तमाम मीडिया और बाकी तमाम अपने जो अर्ली वार्निंग के हमारे मैकेनिज्म इन प्लेस हैं, उन तमाम से हम लोगों को आगाही फराहम कर रहे हैं कि पानी के बहाव की वजह से एक तो इनखला फौरन वो बहुत जरूरी है। इसी तरह अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए जो हमारी एहतियाती तदाबीर हैं, टीवीसीज हैं, हर चीज वो की सेफ्टी के लिए उसको इंश्योर किया जा रहा है और अल्लाह से दुआ यही है कि ये बारिश जो है ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बाइस रहमत है। आमीन आमीन। अच्छा काठिया साहब, जरा ये भी बताइएगा कि दरिया रावी की क्या सूरत हाल है और आइंदा 2 रोज के लिए क्या वहाँ भी कोई अलर्ट्स हैं सैलाब के, और ये जो आने वाले दिन हैं इनमें ये जो सैलाबी रैलों के खतरात हैं वो मौजूद हैं, बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, दरिया रावी की भी अपर कैचमेंट जितनी है इसमें बारिश हो रही है और अगले 48-72 घंटे ये बारिश रहनी है
और अभी भी दरियाए रावी में, क्योंकि हमारे पास जब ये इंडिया से पानी आता है तो जसर का मुकाम है, जसर के मुकाम पे पिछले 24 से 48 घंटे से लगातार पानी की सतह बुलंद हो रही है और इस वक्त हम 82,000 क्यूसेक्स वहां पे रिसीव कर रहे हैं। और यही वजह है कि मैंने जैसे बताया कि जसर के बाद ये शादरा का दूसरा मुकाम आता है। शादरा पे भी पिछले 24 घंटे में पानी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ये लाहौर की जो आप रावी पुल को देखते हैं वहाँ 21,000 से अब तकरीबन 42-44,000 पानी का बहाव चल रहा है और ये मजीद बढ़ने का इसमें खदशा है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इखला को यकीनी बना लिया गया है, तमाम डिप्लॉयमेंट्स कर दी गई हैं और रेस्क्यू और तमाम अदारे जो है पूरी तरह से तैयार हैं। रेस्क्यू और तमाम इदारे पूरी तरह से तैयार हैं। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। फाटिया DGPDM में पंजाब हमें आगाह कर रहे थे ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल और उनका बताना था कि जेहलम के सिवा तमाम जो दरिया हैं उसमें तकरीबन दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब मौजूद हैं। तो जो लोग इन प्लेन्स में रिहाइश पजीर हैं, जो लोग यहाँ पर फसलें काश्त कर रहे हैं, वो इन प्लेन्स को खाली कर दें ताकि उनकी जानों को महफूज बनाया जा सके। इसके अलावा अब रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का। फैजुल्लाह फराग तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, वहां की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जाते हैं। फैजुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि इस वक्त जीबी में क्या सूरत-ए-हाल है, मौसम की वजह से क्या नई एडवाइजरीज जारी की गई हैं? गिलगित बल्तिस्तान में जो है गुज़िश्ता दिनों से काफी यहाँ पे जो सैलाबी तबाहियाँ हुई है, जिसके नतीजे में नुकसान तो अपनी जगह पे हुए, लेकिन बारिशों के इम्कानात भी हैं और बारिशें भी होती हैं। क्योंकि जो ज़िला गिदर का इलाका है, रोशन के मुकाम पर तालीदास पे जो तबाही आई थी, 100 के करीब घर जो मुंदहम हुए थे, एक आर्टिफिशियल लेक बनी थी, वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है ये गिदर का इलाका है दाइन, वहाँ पे 650 फीट की लंबे जो पुल था लंबा, वो बह गया था, जिसके बाद 3,000 की आबादी जो है, दाइन की 3,000 की आबादी अपने मकाम से कटी हुई है और अपने शहर से कटी हुई है। यहाँ बहुत ज्यादा शदीद किस्म के इन लोगों को मसाइल का सामना है। वहां पे भी ठीक है, मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और यही बता रहे हैं फैजुल्लाह फराग साहब के जो गिलगित के इलाके गोपस है उसके गाँव तालीदास के हालात। जी फैजुल्लाह साहब जी कंप्लीट कीजिएगा प्लीज, कंटिन्यू कीजिएगा। तालीदास में इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और वहाँ पे लोगों के लिए डिस्प्लेस तकरीबन 300 के करीब लोग, उनके लिए खेमा बस्ती वहाँ पे सजाई गई है, खेमे लगाए गए हैं। इब्तदाई तौर पर जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उनको वहाँ पे इंतज़ामिया ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के अहकामात की रोशनी में वहाँ पहुँचा दिए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्क्यू 112 की इंतजामिया और गिदर की इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर गिदर हबीबुर रहमान की क़यादत में वहाँ पे चीजें मौजूद हैं। ये भी जरा बताइएगा कि दरियाए खिज़र बंद होने से जो बनने वाली एक मसनूई झील थी उसके अंदर भी काफी रिहायशी मकानात थे जो डूब गए हैं, क्या वहां से लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया गया था बर वक्त या फिर उस जगह को पहले ही खाली करा लिया गया था? देखिए ये तालीदास जो है यहाँ से लोगों को तो वो शेफर्ड जो थे उनके इंटरवेंशन की वजह से उनकी जानें बची थी, वरना आज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अफसोसनाक हादसा होता जहाँ पे 300 लोगों को जमीन मलबे तले हम ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ पे जबकि जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पे थ्रेट्स अब भी हैं कुछ घरों को, एक जगह पे 13 घरों को और एक जमात खाने को थ्रेट है, दरियाई कटाव है, और एक जगह पे 27 घरों को थ्रेट है। वहां से लोगों को नकल मकानी करवाया हमने और महफूज मकाम मुंतकिल किया है, जबकि घर वहां पे मौजूद है। और जो मसनूई झील बनी है 7 किलोमीटर की ये झील है, उसके आसपास भी बहुत सारे दरख्त, जरी जमीनें लोगों के कई एकड़ों के हिसाब से और गर्म उसके ज़ेराब आए हैं, लेकिन लोगों ने वहां से नकल मकानी किया है, उनको मुंतकिल किया हमने महफूज मकामात पर। जबकि झील जो है इस वक्त उसके झील का पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। झील के हवाले से कोई इतनी बड़ी थ्रेट तो अभी नहीं है, लेकिन वो दरिया का बहाव झील की पानी कम होने से थोड़ा सा बढ़ जाता है। बिल्कुल, और आपने जैसे कि कहा कि 300 लोगों की जानें बचाई गई हैं। कल वजीर आज़म ने भी उन तीनों हीरोज़ को नवाजा है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है उनके कारनामे पर, और उनका ये कहना था कि वो जल्द जीबी का दौरा भी करेंगे और उनके कारनामे का जिक्र वहां पर करेंगे। तो इस हवाले से बताइएगा कि इलाके में कैसा माहौल है इन हीरोज़ को लेकर?
बिल्कुल, ये जो 3 हमारे चरवाहा है बज़ाहिर थे, उन्होंने जिस तरह के उन्होंने उस दिन उसमें अनसीन हीरोज बहुत ज्यादा भी हैं। देखिए गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के कारनामे हैं। आप हुंजा में देखें, उस दिन करीमुल्लाह बेग ने 50 से ज्यादा लोगों के जाने बचाए। शाहराए बाबूसर के ऊपर उस दिन जिस तरह सबसे पहले वहां पर डिजास्टर आया था, तो वहां थक और बाबूसर के मकीनों ने अपनी जान को नजराने पेश करते हुए अपनी जान हथेली पे रखकर वहां टूरिस्ट की जाने बचाई। इसी तरह नासिर एक लड़का है जो चटोरखंड दाइन में 2-3 लोगों के जाने बचाई थी। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों 300 के करीब लोगों के जाने इन्हीं के वसीले से, चरवाहों के वसीले से ये जाने बच गई थी। वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ा एजाज़ियत दिया है इनको और वज़ीर आज़म ने बहुत बड़े हौसला अफजाई की है। बज़ाहिर ये 3 चरवाहों की हौसला अफजाई नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की हौसला अफजाई है, ये रज़ाकार की हौसला अफजाई है, ये हिम्मत की हौसला अफजाई है, ये ईमानदारी शनासी की हौसला अफजाई है। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस इक़दाम को सराहा है, यहाँ के लोगों ने सराहा है, अप्रिशिएट किया है। और हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म का जो दौरा होगा, आने वाला दौरा गिलगित बल्तिस्तान का, उसमें यहाँ के जो मकीन है बेचारे, उनके घर बह गए हैं 1000 से। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही थी फैसल, क्योंकि एक तो ये जो तालीदास का आपने जिक्र किया, यहाँ भी 140 मकानात मुनद्दम हुए हैं और दीगर भी इलाके ऐसे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल रही और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मंसूबों में ये भी शामिल है कि आगे चलकर इन लोगों को घर भी बनाकर दिए जाए? जी देखें, ये तालीदास के लोगों को तो एक मुतबादिल विलेज बनाना है और दाइन की जो लोग हैं आगे चटोरखंड के, उनके जो बड़ा पुल है उसको उनको आरसीसी ब्रिज बनाना है, वो भी बहुत बड़ा मतलब लागत के ब्रिज है। और घांचे में बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग डिस्प्लेस है, खेमा बस्तियों में है, वहां उनको खेमा बस्ती बनानी है घांचे में और शिगर के इलाकों में, खरमंग के इलाकों में। और इसी तरह दियमर के कुछ इलाके में डिस्प्लेसमेंट है, लोगों के घर ही उजड़ गए, बस्तियां। वहां पे शाहराए बाबूसर के ऊपर 2 खून है, गनी खून, आलम खून, और उससे आगे जाके आप जल और दसर के मकाम पर लोगों की बस्तियां उड़ गई है, उनके लिए भी बस्ती बनाना। वज़ीर आज़म का जो दौरा है आने वाला, हम ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म का जिस तरह का हमारे साथ जो इजहार किया, हमारे चरवाहों के साथ पूरी दुनिया को उसने बता दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ और वॉलंटरिज्म के साथ उसका दिल धड़कता है। तो हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म जब यहाँ पे आएंगे तो 1000 से ज्यादा जो घर गिलगित बल्तिस्तान के मुंदहम हुए हैं उनको कंपनसेट तो करेंगे। लेकिन हमने भी किया है, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने, लेकिन जो बस्तियों की बस्तियां खत्म हुई है उनको मुतबादिल विलेज के तौर पर वो हमें ताउन जरूर करेंगे और इन लोगों का हाथ थामेंगे और इस मुश्किल के घड़ी में गिलगित बल्तिस्तान के करीब लोगों का बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फैसल फराक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जनाब, हीरोज ही हैं हमारे, जिनकी हौसला अफजाई की जाए, जिनकी कहानियों को बताया जाए तो ही वो मसले राह साबित होती हैं। बाकी सब अफराद के लिए जो वहाँ मौजूद हैं और जो किसी की मदद कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। हाथ में हाथ थामे चलिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब गोल्फ के मैदान से आपको अच्छी खबर देते हैं कि पाकिस्तान के महद खान और सारा अमीन खान ने काजाकिस्तान जूनियर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 में बॉयज और गर्ल्स टाइटल जीत लिए हैं। चैंपियंस का ताज अपने नाम करने वाले उभरते हुए गोल्फ स्टार्स ने काजाकिस्तान में होने वाली जूनियर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 में तारीखी कारकर्दगी पेश की है। जी हां, बॉयज इवेंट में महद खान, जबकि गर्ल्स इवेंट में सारा अमीन ने गैर मामूली महारत और मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करके दीगर को पीछे छोड़ दिया। इस चैंपियनशिप में पाकिस्तानी की नुमाइंदगी करने वाले जैद उमर अरशद रनर अप रहे और मजीद इस चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली सारा अमीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। सारा, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सारा, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, चैंपियनशिप जीतेंगे। हमने अपने नाज़रीन से शेयर किया आपकी कामयाबी को, आप भी शेयर कीजिए कि कितना बड़ा संग मिल है ये आपके करियर में। ये इससे मेरे करियर बहुत फैक्टर है क्योंकि इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। आप जाके इंटरनेशनली जीते एंड इट एड्स टू योर पोर्टफोलियो एंड इट डज हेल्प योर रैंकिंग इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली। ज़बरदस्त। अच्छा सारा, ये बताएं कि ये जो चैंपियनशिप है इसके लिए कब से आप तैयारी कर रही थी और अपनी परफॉर्मेंस से किस हद तक आप मुतमईन हैं? जी, चैंपियनशिप की सिलेक्शन के बाद मैंने हर दिन 5 घंटे प्रैक्टिस शुरू कर दी थी कि आई कैन कोई गेम ठीक एंड आई नो कि आई एम रेडी फॉर इट। और मैंने इसके लिए हर दिन अच्छे खासे घंटे प्रैक्टिस किए कि मेरी परफॉर्मेंस वहाँ ठीक रहे।
राइट तो सारा चैंपियनशिप के लिए आपने बहुत तैयारी की है, काफ़ी मुतमईन भी रही हैं आप, लेकिन आपको चैंपियनशिप के दौरान सबसे सख्त हरीफ कौन सा लगा और काज़ाकिस्तान चैंपियनशिप का तजुर्बा आपका कैसा रहा? जी, ये जिस गोल्फ कोर्स पे हमने हर 3 दिन खेले, ये बहुत मुश्किल कोर्सेज थे और पाकिस्तान के कोर्सेज की तरह नहीं थे, तो it was a new experience playing on those courses and I learned a lot. ज़बरदस्त। अच्छा, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है सारा जब आप इस तरह से किसी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं और जब आपने प्रैक्टिस यहाँ की होती है, तो कोई कुछ खास फ़र्क होता है पाकिस्तान से वहाँ खेलने में? जी, फ़र्क तो होता है क्योंकि पाकिस्तान में हमारे कोर्सेज वहाँ के कोर्सेज से बहुत डिफरेंट होते हैं। वहाँ के कोर्सेज इंटरनेशनली चैम्पियनशिप के लिए बने होते हैं एंड दे वेरी वेल मेंटेन, वेरी वेल केप्ट, तो उस पे गेम थोड़ी सी मुश्किल होती है फॉर पाकिस्तान के प्लेयर्स। अच्छा सारा, आप किसी मौके पे नर्वस हुई चैंपियनशिप के दौरान? जी, कोर्स पे जब आप खेलते हो तो यू आर नर्वस फॉर एवरी शॉट दैट यू कैन हिट, तो हर शॉट से पहले नर्वस तो सब होते हैं, तो जी, तो यू आर नर्वस ऑन द कोर्स। तो अच्छा सर, ये बताएं कि गोल्फ आप कब से खेल रही हैं? कब आपको शौक पैदा हुआ या किसने आपको इंस्पायर किया कि आपने कहा कि मुझे भी गोल्फर बनना है? मैंने गोल्फ जब मैं 10 साल की थी मैंने गोल्फ शुरू की और मेरे पापा और मामा मेरी सपोर्ट करते थे इस गेम खेलने के लिए। अच्छा, कौन बेहतर प्लेयर है, बाबा के मामा? बाबा। ऑफ कोर्स, तो उन ट्रेनिंग आपने उन्हीं से ली है? जी, और मेरे कोचेस भी हैं। राइट तो ये बताइएगा कि ट्रेनिंग किस तरह से करती थी आप, कितना दौरानिया दिन में देती थी आप गोल्फ के लिए मुख्तस किया हुआ था जो आपने? टूर्नामेंट से पहले मैं थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ और ऑन रेगुलर बेसिस मैं 4-5 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। टूर्नामेंट से पहले ऐसे 8 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है। अच्छा सर, आप गोल्फ के अलावा क्या करती हैं? मैं गोल्फ के अलावा पढ़ती हूँ, आई मीन O2 राइट नाउ, तो पढ़ना तो सबको पड़ता है। तो हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, कितना मुश्किल होता है सारा बैलेंस मेंटेन करना? आपने गोल्फ के लिए भी बताया कि 3 से 4 घंटे देने पड़ते हैं, पढ़ाई भी डेफिनेटली मुश्किल है, तो उसको बैलेंस कैसे करती हैं और मैनेज कैसे करती हैं अपने टाइम को? तो आई लाइक टू प्ले गोल्फ अर्ली इन द मॉर्निंग, कि फिर उसके बाद मेरे लिए पढ़ाई का टाइम बच जाता है। राइट तो ये जो चैंपियनशिप है इसको आप फ्लॉन्ट करती हैं, आपके जीत कर आई हैं, आपके जो दोस्त हैं क्या तारीफ करते हैं आपकी कि आप चैंपियनशिप जीत कर आई हैं? सब मेरी सपोर्ट करते हैं एंड दे आर ऑलवेज मैसेजिंग मी एंड ऑलवेज मेकिंग श्योर कि आई एम रेडी फॉर टूर्नामेंट। तो सब मेरी सपोर्ट करते हैं, माय फैमिली मेंबर्स, माय ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीवन। ज़बरदस्त, बिल्कुल। और अब तो पूरे पाकिस्तान को आप पे फ़ख्र होगा। अच्छा सारा, मुझे ये बताएं कि वैसे गोल्फ को अगर देखा जाए तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आप हमें बताएंगी कि ये कितना टेक्निकल होता है और इसके लिए मेंटली और फिजिकली फिट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? जी, सबको लगता है कि गेम बहुत आसान है जब आप टीवी भी देखते हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि आपको इस गेम के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है एंड स्टिल परफेक्ट तो कोई नहीं बन सकता। So you have to keep practicing, keep working hard just to become something better than what you already are. And mentally fit रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोर्स पे you will get challenges और उसके लिए you have to stay mentally fit, तो आप उसको you can perform there better. And if you're not mentally fit, तो फिर आपको थोड़ी सी वहाँ कोर्स में मुश्किल होगी during tournaments and during even performing on practice rounds and राइट तो सारा, आप क्या समझती हैं कि सबसे ज़्यादा क्रूशल जो टेक्निक है या सबसे ज़्यादा क्रूशल जो स्किल है वो कौन सा है गोल्फ में? गोल्फ में तो स्किल सिर्फ आप यू टू जस्ट स्टे मेंटली फिट एंड इफ यू, क्योंकि अगर आपकी एक बुरी शॉट आ जाती है तो आपको वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है ऑन द कोर्स, एंड इट्स गुड इफ यू मेंटली फिट यू कैन लेट इट गो, और फिर आप आगे यू थिंक ऑफ द न्यू शॉट एंड द न्यू गोल। इफ यू स्टे मेंटली फिट तो आपकी गेम बेहतर हो जाती है। सही है। अच्छा सारा, बताएं फ्यूचर गोल्स क्या हैं और कौन सी चैंपियनशिप है जिस पर आपकी नज़र है, जिसमें आपने अब आगे पार्टिसिपेट करना है?
जी अभी तो फ्यूचर गोल्स तो ऑफ कोर्स प्रो बनने की है, बट इफ नॉट तो फिर देखा जाएगा। बट अभी फ्यूचर टूर्नामेंट्स तो अभी हमारे नेशनल यूथ गेम्स हो रही है इस्लामाबाद में, और उस पे फोकस है अभी। राइट, तो ये बताइएगा कि आप कोई पैगाम देना चाहेंगी उन लड़कियों को जब गोल्फ के मैदान में उतरना चाहती हैं? जी just don't give up, और सब everyone performs bad sometimes. You can't always perform good even if you're the best player even in Pakistan. So don't let anyone let you down, and always just be confident and be mentally prepared for whatever comes ahead. बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सारा अमीन खान हमारे साथ मौजूद थी, हमारी चैंपियन गोल्फर, इनसे मुलाकात करवाई है, आपकी बात करवाई। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी ज़रा मौसमी की सूरत हाल पर एक बार फिर से अब हम बात करेंगे, क्योंकि जो मानसून का हालिया स्पेल है जो कि 8वां स्पेल बताया जा रहा है, इसने खासी तबाही मचाई हुई है बहुत सारी जगहों पर। और अगर हम पंजाब की सूरत हाल की बात करें तो वहाँ भी अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा पैदा हो गया है। हमारे दरियाओं की जो सूरत हाल है उनमें पानी की सतह बुलंद हो गई है, एक तो बारिशों की वजह से और दूसरा भारत की तरफ से भी पानी छोड़ा गया है, वहाँ पर पानी की सतह बुलंद हो गई है, सतलुज की भी, और इसके साथ साथ दरिया रावी में भी ये बताया जा रहा है कि दरमियाने दर्जे के सैलाब की जो सूरत हाल है वो होने वाली है। तो इस पर अभी हमने बात करनी है। बिल्कुल, और जेहलम के अलावा तमाम दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है, और भारत की जानिब से न सिर्फ पानी छोड़ा जा रहा है बल्कि पिछले 24 घंटों में 2 राब्ते किए गए, जिसके हवाले से अभी डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर हमारे साथ मौजूद हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है जिस पर काबू पाने की कोशिश की जानी चाहिए और जानों को बचाने की कोशिश की जानी। डॉक्टर ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, इस वक्त ये बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंतबाह तो हमें किया गया है लेकिन सैलाब की शिद्दत में इजाफा मुसलसल होता चला जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखें, ओवरऑल तो इस वक्त काफी क्रिटिकल सिचुएशन है रिवर्स के हवाले से, और क्योंकि हमारे जो तीनों ईस्टर्न रिवर्स हैं, मेन रिवर्स हैं, उसमें चांसेस हैं कि इसमें मजीद जो है वो इनफ्लोज के बढ़ने का अंदेशा है। खासतौर पे जो गंडा सिंह वाला है उसके मकाम के ऊपर सतलुज का जो स्ट्रीम है, जो दरिया है, उसमें काफी पानी जो है बढ़ रहा है, और आइंदा भी इसमें जो डाउन स्ट्रीम जो है फिर ये पानी क्योंकि फ्लो करेगा तो वो जो तमाम लोकेलिटीज, जो तमाम लोग जो दरिया के अंदर रह रहे हैं या इसके इर्द गिर्द रह रहे हैं, जो अफेक्टेड एरियाज है, उसमें वो उनको चाहिए कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, इवैक्यूएट करें, और जिस तरह की लोकल गवर्नमेंट्स कह रही हैं या मेट ऑफिस जो है गाय बगाय फोरकास्ट के हवाले से वार्निंग्स और अलर्ट इशू कर रहा है, उसको जरूर मद्देनजर रखें और अपने आप को जो है सेफ रखें। इसी तरह जो चनाब है उसके अंदर भी जो है पानी आगे कैचमेंट एरियाज में बारिश के चांसेस है नेक्स्ट 24 आवर्स में, और उसकी वजह से भी मराला पे हाई फ्लड की सिचुएशन बन सकती है, और उस हवाले से भी अथॉरिटीज उनको भी बता दिया हुआ है, और लोकल अथॉरिटीज भी लोगों को आगाही दे रही हैं कि इस तरह रिवर बेड के अंदर जो लोग रह रहे हैं या जिनके माल मवेशी हैं, इसके साथ साथ जो कि नलाज हैं, फीडिंग नलाज हैं रिवर रावी के और चनाब के अंदर, उसके अंदर भी जो है वो हाई टू वेरी हाई फ्लड के चांसेस हैं। तो सही साहब, क्या जो रावी की भी सिचुएशन आप बता रहे हैं कि उसी तरह से है और वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा भी है, तो वहाँ से भी लोगों को निकाला जा चुका है, जगहों को खाली करा लिया गया है? देखिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से चीजें हैं वो तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपको ज्यादा तौर पे बेहतर तौर पे बता सकती हैं कि कौन कौन सी लोकेलिटीज को उन्होंने डिसलोकेट किया है या कौन कौन सी लोकेलिटीज जो है वो अंडर थ्रेट हैं। लेकिन फिलहाल हमारे हवाले से यही है कि रिवर रावी और चनाब के जो फीडिंग नलाज हैं उसमें हाई टू वेरी हाई फ्लड के चांसेस हैं। इसी तरह जो लोग वो नलाज के इर्द गिर्द रहते हैं उनको चाहिए कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो जरूर ले लें। तो ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि कल हमने मौसम में कुछ तब्दीली देखी है और हवा में खुनकी पाई जा रही थी। 8वां स्पेल इस वक्त जारी है और बताया जा रहा है कि जल्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला स्पेल कब आएगा, और जब सितंबर तक बताया जा रहा है, तो क्या ये खुनकी बरकरार रहेगी या इसमें फिर से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है? ऑलमोस्ट मिड सितंबर तक जो है वो मानसून रेनफॉल्स जो है वो जारी रहती हैं। सितंबर की ये है कि फर्स्ट वीक और फिर उसके बाद सेकेंड वीक में किसी हद तक मानसून विंड्स में और उसकी इंटेंसिटी में, रेनफॉल्स में
कमी आ जाती है और फिर मानसून रेंज जो है मिड सितंबर के बाद रिट्रीव कर जाती है मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में से। तो मिड सितंबर तक चांसेस रहेंगे रेनफॉल के, खास तौर पे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। आज लाहौर उसके गिरदोनवा में बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी है बाज़ इलाकों में, लेकिन फिर जो दिन गुजरेगा ये मौसम जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा, गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा होगा, फिर आने वाले दिनों में फिर गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा जो है, जिस हब्स की कैफियत हो जाती है बरसात के मौसम में, वो हो जाएगी। लेकिन फिर वीकेंड पे फिर दोबारा चांसेस हैं लाहौर उसके गिरदोनवा में बारिश के। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा जो स्पेल मानसून का उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अभी आपको जरा गिलगित लेकर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे शाह कमर गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह कमर, जरा ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान की क्या सूरत हाल है? जी, गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की बात करें तो ज़िला गजर का ये इलाका है, रोशन तालिदास के मकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दी है। वहाँ पे जो 300 से ज़ायद जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। 50 से ज़ायद जो घर हैं वो सफ़ाई हस्ती से मट चुके हैं। उसके अलावा जो 50 घर हैं उनको भी शदीद ख़तरा वहाँ पे लाहक है। उसके अलावा दाइन में सैलाब आया, तबाही मचा दी है और वहाँ का जो वाहिद एक पुल था, राब्ते का पुल, वो सैलाब के नज़र हो चुका है। उसके अलावा यासीन थुई दपस का ये इलाका है, वहाँ पे भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। उसके अलावा इमदादी कार्रवाइयों की बात की जाए तो इमदादी कार्रवाइयों में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार है, जीपी स्काउट के एहलकार है और पाक फौज के जो एहलकार है वो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा खान एजेंसी फॉर हैबिटाट के रज़ाकार भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं और कल 2 इंतहाई सीरियस मरीज़ों को खान एजेंसी फॉर हैबिटाट ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए गिलगित शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह कमर, आप अपडेट कर रहे थे वहाँ के हाल से। सूरत हाल कुछ खासी अच्छी नहीं बताई जा रही है गिलगित की भी, और इसके अलावा वो तमाम इलाके जो दरियाओं के करीब हैं या फिर वो इलाके जो पानी के रास्ते में आप लोगों ने आबादियाँ जो हैं लोगों ने खुद ही बना ली हैं, वो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर रही हैं इस वक्त और वहाँ के लोगों को खासा ख़तरा है। तो जनाब ये घर और ये मकानात अगर आप बाकी बचते हैं, ज़िंदा रहते हैं तो बन ही जाएंगे। तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पर जिस तरीके से अलर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से महकमा मौसमियात की तरफ से बताए जा रहे हैं, आप उन इलाकों को फौरी तौर पर खाली कर दें और वहां से नकल मकानी कर जाइए। और अल्लाह ताला ने साथ दिया तो इंशाल्लाह दोबारा आप ये घर अपनी जगह पर तामीर कर लेंगे। लेकिन खास तौर पर इस वक्त जब सैलाबी सूरत हाल है मुल्क भर में, क्योंकि हालिया स्पेल ने खासी तबाही मचाई, इससे पहले भी हमने देखा कि 7वें और 6ठे स्पेल ने भी बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। तो अब की जो सूरत हाल है वो काफी खराब है। तो उसके लिए हम आपको यही नसीहत करेंगे कि अगर आप दरियाई आबादी के करीब रह रहे हैं तो वहां से उस जगह को खाली कर वहां से नकल मकानी कर जाइए। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सियासी गुफ्तगू करते हैं। 9 मई के केसेस में पीटीआई के रहनुमाओं के लिए तो जैसे सजाओं का सैलाब ही उमड़ आया हो। गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले से मुतल्लिक मुकदमे का फैसला सुनाया, जिसमें उमर अयूब, शिबली फराज, अरताज गुल और कंवल शोजब समेत 59 मुलजिमान को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि जैन कुरैशी समेत 34 मुलजिमान को बरी भी कर दिया गया है। उधर तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के बयान पर यू टर्न ले लिया और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। हमाद अजहर ने NA 129 से इलेक्शन न लड़ने का ऐलान कर दिया है और पीटीआई रहनुमा का कहना है कि वालिद की खाली नशिस्त पर भांजा अरसलान ज़हीर इलेक्शन लड़ेगा। हमाद अजहर का कहना है कि मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं है और नशिस्त जीत कर हल्फ लेना भी मुमकिन ना होगा। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने पार्टी ओहदे से अलहदगी का फैसला कर लिया है। एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि बानी पीटीआई से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा, पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा, जिंदगी भर जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद की है। सलमान अकरम राजा की पार्टी ओहदा छोड़ने की वजह क्या है और इसकी वजह क्या है कि हम जानने की कोशिश करेंगे। 27वीं तरमीम की भी बहुत बाज़गश्त हो रही है, क्या इस पर इत्तफाक राय हो पाएगा, इस पर हमने जी हाँ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। पराचा साहब, सबसे पहले जरा सलमान अकरम राजा के जो इस्तीफा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया उन्होंने और 26 नवंबर के एहतजाज के बाद भी याद है मुस्ताफी होने का ऐलान किया था और उन्होंने। अब ये कहा जा रहा है कि अली बुखारी के जरिए भी बानी को इस्तीफा दिया मगर वो रिजेक्ट हो गया, अब फिर से एक बार मुस्ताफी होने का ऐलान सामने आया है। आपको क्या लगता है वजह क्या है, बार बार सलमान अकरम राजा मुस्ताफी होने का क्यों कह रहे हैं? इस वक्त
पीटीआई में किसी के भी जाना पीटीआई के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि पीटीआई अपोजिशन में है। अपोजिशन में लोगों का खड़े रहना, पार्टी के साथ रहना और पार्टी का लोगों को साथ लेकर चलना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब के बारे में मसलसल पीटीआई के अंदर से भी तनकीद आती रही है। वो बड़े बोल्ड बातें करते रहे हैं, बोल्ड स्टैंड लेते रहे हैं, वो पार्टी डिसिप्लिन की बात करते रहे। आपको याद है वो कहते थे कि जी जो जाए वो हमसे पूछ के जाए खान साहब से मिलने के लिए। फिर वो एक दफा ये भी आया था कि जो मिल के आए वो बयान दे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को, और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अपने ऑफिशियल हैंडल से चलाएं। फिर फवाद चौधरी साहब, सलमान अकरम राजा साहब, अभी तक वो सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ बातें हो रही होती हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब के बारे में कोई ये पहली बार नहीं है कि अलीमा खान साहिबा के साथ जैसे कल खबरें आई कि उनकी कोई बातचीत हो गई जो नाखुशगवार हुई। तो बुनियादी बात यह है कि अली बुखारी साहब को भी खान साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफा हम कबूल नहीं करेंगे, लेकिन उन पे तनकीद बहुत होती है। उनकी जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो वक़्फ़ है, उनका जो लाए अमल है, उस वजह से उन पर बहुत तनकीद होती है। मुखालिफिन तो करें, लेकिन जब पार्टी के अपने लोग भी और वही डाई हार्ड जो पार्टी वर्कर हैं या पार्टी के लॉयलिस्ट हैं वो तनकीद करें, तो कहीं ना कहीं राजा साहब को भी दुख होता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे साथ क्या होगा। तो ये पराचित साहब जिन्होंने छोड़ना होता है वो बार बार इस तरह के ऐलानात नहीं करते हैं, वो छोड़ दिया करते हैं। आपको क्या लगता है ये भी जो कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई से जाके गुजारिश करूंगा और बिला मुआवजा अपनी खिदमत जारी रखूंगा, इसमें आपको नजर आ रहा है वो पार्टी कहीं पे छोड़ते हुए? पहली बात तो यह है कि जिन्होंने छोड़ना होता है अब वो छोड़ देते हैं, लेकिन पार्टी से तो लोगों को निकाला जा रहा है। मैंने फवाद चौधरी साहब की आपको एग्जांपल दी, उनको निकाला गया है। मैं शेर अफजल खान मरवत साहब की बात करूं, उनको निकाला गया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार निकाला गया है। अभी तीसरी बार है ना वो निकाले गए हैं जी। तो जो शुरू में मैंने बात की कि पार्टी मुश्किलात का शिकार है और इन मुश्किल के वक्त लोगों को साथ रखा जाता है, लोगों को निकाला नहीं जाता। ये वो सियासी विजडम है जिसका शायद फुकदान है इस पार्टी में। और पार्टी फिर सरेआम आपस में एक दूसरे पे कितनी बार एक दूसरे के ऊपर पब्लिकली बातें की गई, पब्लिकली कीचड़ उछाला गया, पब्लिकली तनकीद की गई। दूसरी बात जो उन्होंने कहा मैं पार्टी के साथ रहूंगा, पार्टी से जो जा रहे होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि जी मेरी वफादारियां, मेरी हमदर्दी, मेरी सपोर्ट आपको रहेगी, लेकिन मैं जा रहा हूँ। अब पता नहीं कल क्या होता है, आज क्या होता है, क्योंकि फैसला तो खान साहब ने करना है और पार्टी का मतलब ही खान साहब है। बिल्कुल। खान साहब जिसको चाहेंगे खान साहब रहेंगे, जिसको खान साहब रखना चाहेंगे वो रह जाएंगे। अदरवाइज बाकियों का तो वो नहीं है कि पार्टी का इतना बड़ा डिसिप्लिन हो कि खान साहब पे ये जो यू टर्न का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया। अब खान साहब ने कहा था कि इलेक्शन नहीं लड़े, उसी की तरफ आ रही हूँ राजा साहब। यू टर्न की बात करने जा रही थी कि पहले तो ये कहा गया कि इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, ज़िमनी इंतखाबात में, और अब फिर पार्टी मीटिंग्स में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान है। तो क्या इससे कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि जो बानी है उनको साइडलाइन किया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बानी की जो मर्जी है उससे ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जा रहा है? पंजाब में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पंजाब में जो पॉलिटिक्स है और खास तौर पर ये जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल हैं, ये इलेक्शन लड़े बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि इलेक्शन इज अ मीन फॉर देयर फैमिली फिefdom। वो उन्होंने अपनी जो एक इलाके में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो फैमिली का असर रसूख है, उसके लिए पॉलिटिक्स इज वन टूल टू परस्यू देयर एजेंडा। ये कैसे हो सकता है कि चट्टा साहब जो हैं वो अंग्रेजों के दौर से उनका होल्ड आ रहा है और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, कोई और फैमिली आ जाएगी। चीमा साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो कोई और फैमिली आ जाएगी। लगारी साहब हिस्सा नहीं लेंगे डीजी खान से, तो कोई और फैमिली आ जाएगी। ये कैसे हो सकता है? ये फैसलाबाद वाली एक तो शहर की सीट हो गई, दूसरी जो सीट है राय मुर्तजा खरल वाली या राय हैदर खरल वाली, वो कैसे हो सकता है कि वो इलेक्शन हट जाए और उनकी जगह पे कोई और आ जाए, फिल इन द ब्लैंक हो जाए और उनका
इलाके में असर रसूख खत्म हो जाए। पंजाब की पॉलिटिक्स वो नहीं है जो केपी की पॉलिटिक्स है, या वो अर्बन सिंध की पॉलिटिक्स है, या इवन अर्बन पंजाब की पॉलिटिक्स है। वो मुख्तलिफ पॉलिटिक्स है, लेकिन ये तो लोगों का अपना फैमिली का प्रेस्टीज समझकर, फैमिली का होल्ड बचाने के लिए, फैमिली का असर रसूख बचाने के लिए वो इलेक्शन लड़ते हैं। ये तो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। अगर इनको कल वाकई खान साहब एनफोर्स करते हैं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ें, तो ये तो कुछ भी फैसले कर सकते हैं। आप इन फेसेस को देखें। मुझे तो ये फेसेस काफ लीग में नजर आए, फिर मुझे ये फेसेस पीपल्स पार्टी में नजर आए, फिर ये नून लीग आई तो उधर नजर आए, फिर पीटीआई आई तो उधर नजर आए, बहुत सारे अब चले गए। इसलिए कि ये इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को रेलेवेंट रखना होता है उस पावर पॉलिटिक्स में। इट्स नॉट ओनली द पॉलिटिक्स। राइट। तो हमाद सर के हवाले से आप क्या कहेंगे? एनए 129 से इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। ये हमाद अदद साहब की काफी अरसा से अजीब सी पोजीशन थी। मसलन पंजाब में 5 अगस्त की, 14 अगस्त की, या उससे पहले अक्टूबर वाली, या उससे पहले नवंबर वाली जितनी तारीखें चले, ये तो पंजाब के सदर थे। ये कहीं नजर आए इन्होंने कितना पंजाब मोबिलाइज किया? इन्होंने पंजाब से बंदे निकाल कर इस्लामाबाद पे जब चढ़ाई करने के लिए तहरीकें चली, अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूँ, कितनी बार आए? एक बार इधर इस्लामाबाद में नजर आए थे, और वो भी अजीब इत्तेफाक है। पूरे मुल्क ने इनको देखा, पूरे इस्लामाबाद शहर ने देखा, लेकिन नजर नहीं आए तो इस्लामाबाद पुलिस को नजर नहीं आए, नजर नहीं आए तो उनको नजर नहीं आए जिन्होंने पकड़ना होता है, और फिर जाकर पेशावर में निकल आए। और पेशावर में वहाँ पर जाहिर है उनकी हुकूमत है, वहाँ उनको एक रिफ्यूज मिल जाती है, सेफ हेवन मिल जाता है पेशावर में ऐसे लोगों को जो हु आर वांटेड बाय द लॉ। लेकिन फिर वो लाहौर में ही है। तो मुझे तो जो है वो बड़ा अजीब सा लगता है। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए इनके वालिद साहब की, उनकी डेथ के बाद अब ये इलेक्शन हो रहा है। और दूसरा इसका एक और एस्पेक्ट भी है कि पीटीआई बड़े धूमधाम से मौरूसियत के खिलाफ को, शरीफ फैमिली को, पीपल्स पार्टी को, ANP को, रहमान साहब, सबको वो रगड़ते रहे। ये पार्टी ने फैसला करना है कि टिकट किसको मिलेगा, या हमाद अदर ने? क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका भांजा जो है वो उसको नॉमिनेट कर दिया उन्होंने। जी, मैं इसी तरह मेरा इशारा है कि ये पार्टी का फैसला होना है। बिल्कुल। पंजाब की जो तंजीम है उसने फैसला करना है, लाहौर की तंजीम है उसने फैसला करना है, या हमाद अदर ने एक ट्वीट से बताना है कि नहीं मैं तो दस्तबरदार हो रहा हूँ और मेरा भांजा लड़ेगा। और फिर एक और भी एंगल आ रहा है कि अगर आप खुद नहीं लड़ रहे, आप एक वीक कैंडिडेट को मैदान में उतारना चाह रहे हैं, तो इट मींस यू वांट टू थ्रो अवे द सीट टू योर अपोनेंट। सही है। अच्छा पराचा साहब, दूसरी जानिब 27वीं तरमीम की बड़ी बातें हो रही हैं, क्या लगता है होगी? और दूसरा NFC अवार्ड को लेकर भी सूबे सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि इत्तेफाक राय मुमकिन हो पाएगा? अगर 26वीं आकर पास हो सकती है तो 27वीं को कौन रोकेगा? पहली बात तो ये कि जब तरमीम होना होगी तो तरमीम हो जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ पराचा साहब, उसकी नौबत आएगी या उससे पहले ही मामला हल हो जाएंगे 27वीं तरमीम से पहले ही? नहीं, देखिए ना, अगर आपके लॉ मिनिस्टर भी कहें, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहें, नेशनल असेंबली के फोरम पे कहें, इजलास में कहें कि ये कुछ ना कुछ बातें हैं, कुछ ना कुछ चीजें हैं कि हम अगर प्रिसाइज मुझसे पूछें तो उनका कोड खा के 26वीं तरमीम में अगर कुछ खामियां हैं तो हम 27वीं ला सकते हैं। ये मैं एग्जैक्ट उनको कोट कर रहा हूँ। लेकिन जिस मुल्क में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 26 तरमीम हो चुकी हूँ, तो फिर 27वीं तरमीम क्या कोई शरई मसला बन जाएगा उसको लाने में? आपका आइन फ्लेक्सिबल है, आपका आइन फ्लेक्सिबल है। आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एड्रेस ही आइनी तरमीम को करता है, तो आप कर सकते हैं आइनी तरमीम। लेकिन दूसरा जो NFC अवार्ड है वो बड़ा मुश्किल है। इस NFC अवार्ड में अभी जो कहा जा रहा है, अगर ये रिव्यू होता है तो 57.5% सूबों का शेयर कम किया जाएगा और बरकत का जो 42.5% है उसको इंक्रीज किया जाएगा। इस सूबों के
फंड को कम करने के खिलाफ आइन की गारंटी है, और उसमें है आइन में 18वीं तरमीम में कि आप सूबों का शेयर बढ़ा तो सकते हैं, कम नहीं कर सकते। अब अगर 27वीं तरमीम इसलिए आ रही है कि सूबों का शेयर कम किया जाए, तो क्या फिर खैबर पख्तूनख्वा मान जाएगा, क्या बलूचिस्तान मान जाएगा, क्या सिंध स्पेशली मान जाएगा कि उनका शेयर कम किया जाए? बड़ी मुश्किल से तो 60-70 साल के बाद तो सूबों को ऑटोनॉमी मिली थी, अब वो मरकज दोबारा वापस लेना चाह रहा है, तो इस पर बहुत रेजिस्टेंस होगी, बहुत रेजिस्टेंस होगी। शौकत बराचा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और NFC अवार्ड के हवाले से आप बता रहे थे कि जानिब से रेजिस्टेंस आएगी, PTI की जो सियासी सूरत हाल है उसका भी तबसरा हमने किया और सियासी सूरत हाल आपके सामने रखी। इसके साथ साथ ब्रेक पर जाने से पहले एक अच्छी खबर और कुछ खास विजुअल्स जिससे आपका दिल भी मुनव्वर हो जाएगा। मदीना मुनव्वरा की बात करते हैं। मुसलाधार बारिश मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाराने रहमत खूब जमकर बरसा है और ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवा में काली घटाएं खूब जमकर बरसी हैं, जिससे सहराई इलाके खूब सैराब हुए और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बाराने रहमत खूब जमकर बरसा। गुंबद खिजरा पर बरसने वाली बारिश से रूह परवर मंजर देखे गए और वो मनाजिर हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद जो उम्रा ज़ायरीन हैं और नमाजी थे, उन्होंने सहने हरम में खड़े होकर बारिश बरसने पर अल्लाह ताला का बेहद शुक्रिया अदा किया और बारिश के बायस जो गर्मी की शिद्दत है उसमें नुमाया कमी वाक़ हुई है और वहाँ भी मौसम खुशगवार हो गया है। तो हमने कहा ब्रेक आने से पहले खूबसूरत खुशगवार रूह परवर मनाजिर आपके साथ शेयर करें। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। सेगमेंट माइंड मैटर्स शामिल करते हैं। वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कि बच्चों को आज़ादाना खेलने से रोकना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके बहुत बदतरीन नफ्सियाती असरात होते हैं। आइए सब देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आपका बच्चा जो है वो डिस्कवर मोड में है या डिफेंड मोड में है, इस सवाल का जवाब आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपको डिस्कवर मोड या डिफेंड मोड का ना पता हो। जब आपको पता होगा आप अपने बच्चे की जांच करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि डिस्कवर मोड में है या डिफेंड मोड में है, कौन सा मोड जो है वो बेहतर है। डिस्कवर मोड और डिफेंड मोड क्यों अहम हो गए हैं बच्चों की परवरिश और बच्चों की नशोनुमा के हवाले से, स्पेशली जो पिछली 3-4 दहाइयाँ गुजरी हैं, इसमें इतनी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि दूसरी तरफ जो फ्री प्ले वो बहुत कम हो गया। गली में हम बच्चे को इसलिए नहीं जाने देंगे या बाहर बच्चों को इसलिए नहीं खेलने देंगे क्योंकि ये रिस्की है। रिस्की इस हवाले से है कि जराइम की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अब लेकिन साइंस जो है उसको इससे सरोकार नहीं है कि बाहर जराइम की शरह में इजाफा हो गया या कोई और मामला है। साइंस आपको एग्जैक्टली जो सोल्यूशन बता सकती है और मसला आइडेंटिफाई कर सकती है। यहाँ पे जो मसला दरपेश है बच्चों की परवरिश के वाले से वो ये है कि हमने उनको इतना ओवर प्रोटेक्टेड कर दिया है। हमने उनको बाहर क्योंकि इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि ये बहुत रिस्की है, जबकि दूसरी तरफ एक सर्वे जो था उस बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसमें यह है कि 4-5 जो जनरेशन्स हैं उनको एक ही हाल में इकट्ठा बिठाया गया और उनसे सवाल ये किया गया कि आपको फ्री प्ले किस उम्र में मुयस्सर आया। और उसमें इंटरेस्टिंगली जो 45 साल से लेके यानी 1945 से लेके और 1985 तक की जितनी भी जनरेशन्स थी, इन्होंने कहा कि हम 5-6 साल की उम्र में हम बाहर घूमते थे, हमें कोई पूछने वाला नहीं था। मतलब ये था कि कोई सुपरवाइज भी नहीं कर रहा था, हम बिल्कुल फ्री प्ले, हम अपने दोस्तों के साथ 5-6 घंटे शाम को घर आ रहे हैं। और ये जो उम्र थी ये 5-6 साल थी। उसके बाद ये जो है जो बाकियों ने उम्र आप बताया अपना फ्री प्ले के हवाले से, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा होना शुरू हो गया। 8, 9, 10, 11, 12 साल तक चला गया मामला कि हमें इस उम्र तक बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि आप बाहर जाएं। अब प्रॉब्लम यह है कि बाहर जाना और फ्री प्ले और ये रिस्की प्ले और ये तमाम जो सुपरवाइज्ड सुपरविजन इस पर शामिल नहीं है। यानी एक सूरत ये हो सकती है और जनरली इस वक्त ये है कि स्कूल में बच्चे जो खेलते हैं तो वो एक ख़ास सुपरविजन है, घर में खेल रहे हैं तो एक साथ किस्म की सुपरविजन है वालिदैन की। ये जो मोड है, जो डिस्कवर मोड है, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा जो है उसको सुपरवाइज्ड ना किया जाए। सुपरविजन का मतलब ये है कि हर जगह पे इंटरवेंशन होगी, हर जगह पे जो सुपरवाइज़र है, चाहे वो वालिदैन है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कोच है, वो इंटरवीन करेगा। बच्चा जो है वो जब अपने तौर पे वो गलियों में खेलता है, खेतों में, खलिहानों में खेलते थे
पहले भी और अभी भी खेलते होंगे, तो ये तमाम बच्चे क्या कर रहे होते हैं? ये बच्चे रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीख रहे होते हैं। इनको मालूम हो रहा होता है कि मुख्तलिफ जो अमाल होते हैं उनके नताइज क्या होते हैं, उन नताइज से वो बखूबी आगाह हो रहे होते हैं। और उनको मालूम हो रहा होता है कि अगर किसी से हमने नाराज़ हो गए तो उसकी कास्ट क्या है, तो ये कास्ट क्या हम कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमने रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करना है, उसको कैरी कैसे करना है, उसको आगे कैसे लेके जाना है। वो खुद ही लड़ते हैं, खुद ही राज़ी होते हैं, और फिर कोई और एक बंदा जो है वो हो सकता है बच्चा कोई और है, वो बीच में एक ऐसे खूबसूरत इंसान बच्चे के तौर पे आए जो कि सुलह करवाने वाला हो, वो भी एक लर्न कर रहा है, बाकी बच्चे भी लर्निंग कर रहे हैं। ये अपने तौर पे जो उनकी लर्निंग हुआ करती थी वो माइनस हो गई। तो ये जो फ़र्क है वो फ़र्क क्या हुआ कि जब आपने कहा कि बाहर आप इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि थ्रेट है, बाहर आप इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि डर है, बहुत ज़्यादा जराइम है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें कॉन्शियस होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर अगेन ये कहूँगा कि साइंस का इससे कोई गर्ज नहीं है। साइंस तो आपको ये बताएगी कि फ्री प्ले ज़रूरी है। आपके मुल्क की डायनेमिक्स क्या है, आपके मुल्क के अंदर कानून की क्या इजारादारी है, कानून किस हद तक जो है वो ताकतवर है, जराइम जो है वो किस हद तक बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, इन तमाम चीज़ों से जो साइंस है या उनकी जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। साइंटिफिक स्टडीज़ का इससे ताल्लुक हो सकता है कि जराइम को कैसे परमानेंटली ख़त्म किया जा सकता है, कौन से वो मैयर्स लिए जा सकते हैं, वो फिर एक और दायरा आ जाता है। इस वक्त हम जिस दायरे की बात कर रहे हैं वो है कि बच्चों के लिए फ्री प्ले ज़रूरी है, और वो जो फ्री प्ले है उसमें वो रिस्क लेते हैं, और वो अब फ़र्ज़ किए वो बहुत ज़्यादा हाइट पे वो छलांगे लगा रहे होते हैं, ज़ख्मी भी हो रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ उसका पार्ट है। आप सीढ़ियों से गिरते हैं तो शायद आप ना बच पाएँ अगर आप बढ़ें, लेकिन बच्चे जो हैं वो समटाइम सीढ़ियों से गिरते हैं, फ्लेक्सिबल होती है उनकी बॉडी, ये तमाम चीज़ें, ये एक्सपीरियंसेस जो हैं उनका ब्रेन इसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा होता है। और अगर हम एक्सपीरियंस को ब्लॉक कर दें, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतरें ब्रेन की, तो लर्निंग को एक बहुत बड़ी गज़ंद पहुंचती है। सो अगर हमने उनके हाथ में मोबाइल दे दिया है, उनको फ्री प्ले से महरूम कर दिया है, वो लैंग्वेज से महरूम हो गए, वो सोसाइटी की टैबूज़, मुख्तलिफ ऐसी टैबूज़ होते हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे अपने तौर पे खेलते हैं, क्योंकि डिफरेंट बच्चे, बहुत सारे बच्चे गली में जब खेल रहे होते हैं, खेतों खलियानों में खेल रहे होते हैं, तो उन बच्चों की मुख्तलिफ पस मंज़र होते हैं। मुख्तलिफ पस मंज़र के अंदर एक हारमनी के अंदर कैसे खेलना है ये बच्चा वहाँ सीखता है। ये बच्चा स्कूल में नहीं सीखता, क्योंकि स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है, वो तमाम बच्चों ने एक जैसे यूनिफॉर्म पहना हुआ है, एक सुपरवाइज़र खड़ा हुआ है, किसी बच्चे को किसी हवाले, ये नहीं, एक ख़ास किस्म की यकसानियत है। और वहाँ पे उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो तनव्वु है, मुतनव्वे बैकग्राउंड पस मंज़र, वो वहाँ पे क्लैप्स कर जाता है क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर। ये जो तनव्वु है ये बाहर तनव्वु ही रहता है, और उस तनव्वु के अंदर, उस डाइवर्सिटी के अंदर बच्चे ने कैसे चीज़ों को सीखना है, मुख्तलिफ जो उसकी पसंद की या नापसंदीदा चीज़ें हैं उनको किस तरीके से उनको बर्दाश्त करना है, क़ुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करनी है, रिलेशनशिप मैनेज करने हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उसकी पैदावार है। ये जो बच्चे थे जिन्होंने फ्री प्ले किया, अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि वो डिस्कवर मोड में रहते हैं। डिस्कवर मोड से मुराद वो हर वक्त एक ऐसे मोड में रहते हैं जहाँ पे उनको वो एक्सप्लोरेशन, यानी हर चीज़ को कुछ दरियाफ्त करना चाहते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। वो हो सकता है कि कोई अंकल उनके घर है, उनके पास जाएं, उसको देखें, उनके कपड़े देखें, हो सकता है उनसे कोई गुफ्तगू करने की कोशिश करें। इसी तरह वो बाहर जाएंगे, कोई बूटा, कोई तितली, कोई एनीथिंग, हर वक्त वो एक डिस्कवर मोड में रहते हैं कि हम किसी चीज़ को डिस्कवर करना। ये मुकम्मल तौर पे एक डिफरेंट मोड है। डिफेंड मोड में बच्चा जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी वो थ्रेट फील करता है, हर चीज़ जो है उसके लिए थ्रेटन। तो ये जो फ्री प्ले है ये बेसिकली रियल वर्ल्ड से मुतल्लिक है, ये वर्चुअल वर्ल्ड से मुतल्लिक नहीं है, रियल वर्ल्ड से मुतल्लिक है। सो रियल वर्ल्ड में ही बच्चों ने आगे जाके ज़िंदगी गुजारनी है। और आज अगर हम उनको उन एक्सपीरियंसेस से महरूम करते हैं तो दो तरह के मोड होते हैं। मिसाल के तौर पे जो डिस्कवर मोड है उसको हम अमूमी तौर पे बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम कहते हैं, और जो दूसरा है वो बिहेवियरल इनिबिशन सिस्टम है। सो जो बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम है, जिसकी ये जो बेसिकली डिस्कवर मोड है, जिसमें बच्चा डिस्कवर करने की कोशिश करता है, मुख्तलिफ चीज़ों को जानने की उसके अंदर एक तजस्सुस पैदा होता है, ये तभी होता है जब वो फ्री प्ले बेस्ड चाइल्डहुड से गुजरा हो। अगर वो दूसरे चाइल्डहुड से गुजरा हो तो उस सूरत में उसके सामने कोई बंदा आएगा, उसके सामने कोई आइडिया आएगा, उसके सामने कोई सिचुएशन आएगी,
उन तमाम को एक पोटेंशियल थ्रेट के तौर पे लेगा। जबकि अगर डिस्कवर मोड वाला बच्चा जो है, उसके सामने कोई फ़र्क आएगा, उसके सामने कोई सिचुएशन आएगी, उसके सामने कोई भी मामला इस तरह का आएगा या कोई आइडिया आएगा, वो उसको किस तौर पे लेगा, वो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेगा। आप सोच रहे हैं कि ये दोनों मोड कितने मुख्तलिफ हैं, कितने एक दूसरे से दूरी पे हैं, और इसी मोड के अंदर डिस्कवर मोड का बच्चा जो है उसको आप तख़य्युल में ला सकते हैं कि उसके आगे आने वाली ज़िंदगी क्या होगी। और जो बच्चा इस मोड में रहा है, डिफेंड मोड में, यानी उसको शुरू से बताया गया कि बाहर रियल वर्ल्ड बहुत खौफनाक है, तमाम चीज़ें हैं, और वो उसके बाद एक डिफेंड मोड के अंदर चला गया, उसके लिए हर फर्द, हर आइडिया, हर सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल थ्रेट का नाम है, और उसने अपने आप को डिफेंड करना है। उसके अंदर वो डिस्कवरी वाला, उसके अंदर वो तजस्सुस वाला, उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। सो एक लिहाज से बच्चों को यह एतमाद देना बहुत ज़रूरी है कि वो फ्री प्ले अपने तौर पे खेलें। आपको हर वक्त हेलीकॉप्टर की जाना है, यानी वो कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, हेलीकॉप्टर की तरह होवर करने की या ऊपर करने की ज़रूरत नहीं कि आप बस देख रहे हो कि बच्चा अभी ये क्या कर रहा है। उसने आगे ज़िंदगी इंडिपेंडेंट तौर पे गुजारनी है, उसको एक्सप्लोर करने दें, उसको डिस्कवर मोड में जाने दें, सो दैट कि उसने इस रियल वर्ल्ड में ज़िंदगी गुजारनी है, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं गुजारनी जहाँ पे मोबाइल देख के आप बड़ी जमा हो जाते हैं। तो ये वो मोड है दोनों। आप अपने बच्चों को ज़रूर देखिए कि वो डिस्कवर मोड में है या डिफेंड मोड में है, और अगर वो डिफेंड मोड में है तो उनकी इस तरह से दोबारा से उनको थोड़ा सा एतमाद दीजिए ताकि वो डिस्कवरी की जानिब जाएँ, और पोटेंशियल थ्रेट ना समझें मुख्तलिफ चीज़ों को या आइडियाज़ को या शख्सियात को, किसी भी फ़र्द को, किसी भी अजनबी चीज़ में थ्रेट ना तलाश करें, बल्कि अपॉर्चुनिटी देखें, मौका देखें। आखिर पे सिर्फ ये कहूँगा कि डिस्कवर मोड क्या है, अपने ज़हन में रखिएगा। डिस्कवर मोड है जिसमें बच्चा कह रहा है कि लेट मी ग्रो, मुझे ग्रो करने दो, ठीक है जी। और जबकि दूसरी तरफ जो डिफेंड मोड है वो क्या है, उसमें बच्चा कह रहा है कीप मी सेफ। तो ये आगे जाके उसने अगर इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी गुजारनी है तो इसके लिए डिस्कवर मोड ज़रूरी है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। दौड़ना सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है, और कहा जाता है कि रनिंग इंसान के दिलो दिमाग दोनों को सेहतमंद रखती है, ये बर्दाश्त बढ़ाती है, फोकस मजबूत करती है, सबसे बढ़कर ये कि आपको अपनी हदों से आगे निकलने का हौसला देती है। इसी मुनासबत से आज हमने एक्सप्रेसो में जिस नौजवान को मदऊ किया है वो महज एक एथलीट नहीं है बल्कि मेहनत, लगन और जज्बे की एक शानदार मिसाल है। जी हाँ, हम बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी के टैलेंटेड खिलाड़ी उसामा हुसैन की, जिन्होंने रवां माह यौम आज़ादी की मुनासबत से सियालकोट में होने वाली 5 किलोमीटर रोड रेस में जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए पहली पोजीशन अपने नाम की है। मजीद रनिंग से जिंदगी में क्या तब्दीली आती है, फिटनेस के लिए ये खेल कितना जरूरी है, उसामा से ही जान लेते हैं। उसामा हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, अल्लाह आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब ये रेस आपने जीत ली तो क्या एहसासात थे आपके? देखो, एक एथलीट होता है जो उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है, बहुत ऑनर की बात होती है, वो कोई भी इवेंट में जाए और वहाँ पे रेस विन करे। असल में वहाँ पे बहुत से एथलीट आते हैं जिनका हर साल आपस में कंपटीशन होता है, कभी वो जीता है कभी वो जीता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाहौर में, पाकिस्तान में, उसके बाद और बहुत से सिटीज़ में बहुत सी रेसें विन की हैं, और मैं ज़्यादा बेस्ट ही रहा हूँ ज़्यादातर 5K में। और वैसे बेसिकली मेरा इवेंट 800 मीटर एंड 1500 मीटर है। अच्छा। और रोड रेस में मैं 5K मतलब बहुत अच्छे से करता। क्या स्पीड है आपकी ना, ये 3 मिनट में मुकम्मल करना, 3 मिनट से नीचे मुकम्मल करना किसी आम शख्स के लिए तो 1 किलोमीटर करना महाल हो जाएगा। तो ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है इसकी? आप इसकी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। असल में सारा साल ट्रेनिंग की जाती है इसके लिए। मैं 2020 से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और उसके बाद जो हमारे कोच है सर नबील साहब हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो हमें 2 टाइम ट्रेनिंग करवाते हैं, फर्स्ट मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग में हम यूनिवर्सिटी करते हैं, इवनिंग में हम स्टेडियम करते हैं। बस कोई भी रेस हो उसका हमें पता चल जाता है 1 मंथ बाद। 1 मंथ अभी पड़ा, उसमें 2 मंथ हैं, तो उसके लिए फिर हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करते हैं। सही है। अच्छा उसामा, बताएं कि रनिंग को क्यों चूज़ किया आपने? आपको शुरू से ही शौक था भागने का, या फिर कहीं आते आपको लगा कि यार ये बंदा मुझे इंस्पायर कर रहा है और मैं भी इसकी तरह बन सकता हूँ? नहीं, मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो पहले मैं क्रिकेटर था, और क्रिकेट हर बच्चा क्रिकेट ही खेलता है स्टार्टिंग में।
उसके बाद मैंने पंजाब कॉलेज में मेरा एडमिशन लेना बहुत बड़ा मकसद था ज़िंदगी का। मुझे बहुत शौक़ था पंजाब कॉलेज की जो यूनिफॉर्म थी उसको देखने, मुझे बहुत शौक़ आता था कि मैं उसमें एडमिशन लूँ स्पोर्ट्स बेस पे। अच्छा। उसके बाद मैं क्रिकेट के ट्रायल देने थे, लेकिन वहाँ पे लड़के भाग रहे थे, रनिंग कर रहे थे। मैं वहाँ पे आया और मैंने वहाँ पे रनिंग की और मैं जीत गया था। उसके बाद मुझे यहाँ पे एडमिशन मिला, फिर मैं क्रिकेट को छोड़ के एथलेटिक में आ गया था। बिल्कुल, और भी इश्क के मैदान है, आप जीत सकते हैं और आपको उससे ये अपना एक टैलेंट मुतारिफ हुआ और आपने जाना कि आप जीते हैं और अभी भी आप रेस जीते हैं। आगे की क्या प्लान्स हैं, किस तरह से इस करियर को आगे लेके जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह आगे मेरा ओलंपिक का प्लान है, पाकिस्तान के लिए ओलंपिक के लिए मेडल लेके आना, और हर एथलीट का यही एक मकसद होता है। लेकिन उसके लिए कोई पहुँच सकता है, कोई नहीं पहुँचता। इंशाल्लाह मुझे बहुत यकीन है अल्लाह पाक के ऊपर, ख़ुद के ऊपर, अपने कोचेज़ के ऊपर और माँ बाप के ऊपर। इंशाल्लाह मैं एक दिन ज़रूर खेलूँगा पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा उसामा, हमें बताएं कि एक अच्छा रनर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? इसके लिए स्पीड ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेमिना? सबसे पहले डिसिप्लिन इसके लिए ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान अपनी आई पे आए तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। इसलिए ये डिपेंड नहीं करता कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, ये मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। बिल्कुल ऐसे ही। और माँ बाप का आपने जिक्र किया, क्या माँ बाप सपोर्ट करते हैं? पहले नहीं करते थे, पहले वाले साहब सपोर्ट नहीं करते थे, अब करते हैं। अब अच्छा, पहले खुश होते हैं अब देख देख मना करते थे? वो मना करते थे, पहले खेलने ही नहीं देते थे, कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलने देते थे। नहीं तो इसकी वजह से अक्सर हमने दूसरे बच्चों को देखा है कि वो मार खाते रहे हैं। मैंने भी बड़ी खाई। हाँ। बड़ी मार खाई मैंने। चोरी भाग भाग के जाता था घर से खेलने पूरा दिन, और वालिद साहब नहीं खेलने देते थे। लेकिन एक टाइम आया, वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया जब उन्हें पता चला कि सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे अब अच्छा, रनिंग एक ऐसा खेल है, वैसे तो किसी भी खेल के लिए आपको गैजेट्स बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं, लेकिन रनिंग के लिए खासकर शूज़ और घड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपका रन कितनी स्पीड में हो रहा है, और उसके साथ शूज़ जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो किस किस्म के शूज़ इस्तेमाल करते हैं और कैसे आप ख़रीदारी कैसे करते हैं? रनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना कि शूज़ सबसे इम्पोर्टेंट रनिंग में, शूज़ और स्पाइक्स। उसके बाद वॉचेस भी होती हैं, लेकिन ये एक टाइम पे आके मिलती हैं कि स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं मिलती। तब एक रनर अच्छा होता है तो उसको फिर वो चीज़ सूट भी करती है, चाहे यूज़ करना भी आती है, और तभी वो मिलती है। लेकिन अब तो बाहर से ही हम शॉपिंग करते हैं, अब आउट ऑफ कंट्री से आ जाते हैं। लेकिन ये हाजी कैंपस है, यहाँ पे सेकंड हैंड वहीं से ले लेते हैं। ज़्यादातर एथलीट वहीं से ही लेते हैं और वहीं से लेके गुजारा करते हैं, क्योंकि एथलीट होता ही एक स्ट्रॉन्ग नहीं होता घर से बेसिकली, तो यहीं से ही स्टार्ट वो यहीं से करता है। उसके बाद जैसे जैसे ट्रेनिंग अच्छी होती है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसके बाद हर चीज़ उसको अवेलेबल होती है। बिल्कुल, और हम आपके फ्यूचर के लिए भी यही दुआ करेंगे कि हर चीज़ ये आपकी दस्तरस में आ जाए इंशाल्लाह। जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस है, आप इंटरनेशनली भी भागेंगे तो क्या खूब भागेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर एथलेटिक्स और रनिंग के मौक़े के बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में पहले की निस्बत देखा जाए तो अब थोड़े से मौके ज़्यादा हमें मिल रहे हैं। वो ट्रैक इवेंट हो और रोड इवेंट हो, कोई भी हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो कोई भी। पहले तो अब एथलेटिक तेज़ हुई है पाकिस्तान में भी। पहले इतना मतलब इसका स्कोप नहीं था, लोग इसको लाइक नहीं करते थे। अब तो बहुत ज़्यादा मैराथन्स होती हैं लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची, उसके बाद मैनी सिटीज़ में होती हैं। पहले इतना इसका स्कोप नहीं था, लोग इसकी तरफ नहीं आते थे। तो आपको क्या लगता है वजह क्या है? एक ऐसा दौर जिसमें कंप्यूटर पर बैठने को लोग ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, AI का ज़माना है, फिर कंप्यूटर्स का ज़माना है, तो उसमें एक खेल को तरवीज कैसे मिलती चली जा रही है? तरवीज असल में खेल से वो कहते हैं ना सेहतमंद बनती है। जो ये शहरी लोग होते हैं ज़्यादातर, अब इनको ये समझ आई है कि स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गांव के लोग तो वैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये मसला शहर में, और यहाँ के अब लोग अपने बच्चों को खेलों की तरफ लेके आ रहे हैं। मैं खुद देखता हूँ ग्राउंड में, माँ बाप उनको लेके आता हूँ, मैं खुद उनको कहता हूँ कितने खुशकिस्मत बच्चे हैं, उनके माँ बाप उनको खुद लेके आ रहे, गाड़ी में लेके आ रहे, गाड़ी में लेके जा रहे हैं। और काश हमें भी बचपन से स्पोर्ट मिलती। आज हम यहाँ पे हैं तो हम 2 स्टेप आगे होते हैं इस एज में। इसलिए मैं उनको
बहुत वो कहता हूँ कि यार आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपके माँ बाप आपको लेके आते हैं। बिल्कुल, और आप भी खुशकिस्मत है कि आपने अपना रास्ता ढूंढ लिया है, निकाल लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से जो है रेसेस जीतते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, और जो आपकी तैयारी है ओलंपिक्स की उसमें भी आप जल्द से जल्द कामयाब हो। बहुत शुक्रिया उसामा हमें ज्वाइन करने के लिए। उसामा हुसैन हमसे बात कर रहे थे और अपनी कामयाबी का जिक्र कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सेहत अफजा खेल हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने के हवाले से बता रहे हैं कि रुझान तेज़ हो रहा है, इसमें मज़ीद बेहतरी आए और ये रुझान तेज़ से तेज़ तर होता जाए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अंजाम के करीब है कहानी और जितना करीब आ रहा है उतना ही बढ़ रहा है इंतजार। हम बात कर रहे हैं पैराडाइज ड्रामे की, तो कुछ झलकियां देखते हैं। बाबा बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आखिर उन्होंने जो कुछ किया उसमें सारी गलती हमारी थी। You have no right to interfere in my personal business. इसके बाद से मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। पर भाई आजकल बड़ा चहक रहे हैं, क्या जादू किया तुमने उन पर? नवाब खानदान के पहले राइटर हैं, तो वैसे एटीट्यूड तो बनता है। बेटा, मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं, लेकिन जब तुम अपने वालिदैन को अपने साथ लेकर आओगे तब। तो देखना मत भूलिएगा पैराडाइज का लास्ट एपिसोड आज रात 8 बजे। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।